वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। आज हम लोग पढ़ेंगे फंगल कल्चर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फंगल कल्चर क्या होता है? मतलब सिंपली हमें फंगस का कल्चर में ग्रोथ करना है। हम फंगल कल्चर करते क्यों है? तो या तो हम किसी फंगाई को आइसोलेट करना चाहते हैं या मतलब किसी फंगाई का पर्टिकुलर हम लोग ग्रोथ करवाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक कल्चर में अलग अलग फंगाई ग्रोथ करती है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट फंगाई ग्रोथ करती है, जिससे हम लोग किसी पर्टिकुलर फंगाई को आइसोलेट कर सकते हैं। या हमें एग्जामिन करना रहता है कि कौन सी फंगाई है, तो हम लोग उसका कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए भी हम लोग फंगल कल्चर को बनाते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया सिंपली आप ऐसे समझिए, आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर लैब में ग्रोथ करवाना है, तो वहां पर आपको उसके ग्रोथ के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको कोई ना कोई मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें वह ग्रोथ करेगा। और उसी को बोलते हैं हम लोग कल्चर मीडिया। मतलब उसको जो जो चीजें चाहिए ग्रोथ करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर मीडिया जो कि फंगाई के लिए है, उसका नाम है सेवरोड डेक्सट्रोज अगार। यह सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। सेवरोड डेक्सट्रोज अगार, जिसको डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम इन डायग्नोस्टिक माइकोलॉजी। अब बात करते हैं ये बना किस चीज से है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो मेनली हम पढ़ते हैं तीन चीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेप्टोन। पेप्टोन क्या है? पेप्टोन एक पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है जो कि 1% प्रेजेंट रहता है एसडीए में। सेब्रॉड डेक्सट्रोज अगार में पेप्टोन केवल 1% प्रेजेंट रहता है। फिर बात करते हैं डेक्सट्रोज को। आपको डेक्सट्रोज पता ही है क्या है? यह रहता है 4%। पेप्टोन है 1%, डेक्सट्रोज है 4%। फिर इसका पीएच वैल्यू, देखिए हर एक अगार का पीएच वैल्यू अलग अलग होता है, मतलब वह वहां पे कॉमनली कौन सा मोस्ट कॉमन है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सेब्रॉड डेक्सट्रोज अगार का। यहाँ का पीएच वैल्यू है 5.6। सेब्रॉड डेक्सट्रोज अगार का 5.6 है। इससे मिलता जुलता एक अगार और होता है, बोलते हैं उसको न्यूट्रल एसडीए, मतलब न्यूट्रल सेब्रॉड डेक्सट्रोज अगार। सब चीजें सेम है, बस वहां पेप्टोन की जगह पर नियोपेप्टोन रहता है, परसेंटेज भी सेम है। और डेक्सट्रोज का 2% होता है, 4% नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल एसडीए इन हैविंग नियोपेप्टोन 1% एंड पीएच 7.2। बेसिक पॉइंट को हम समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फंगाई एसडीए अगार में कैसी ग्रोथ शो करती हैं। कैनेडा एल्बिकेंस हो गया, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म हो गया, ये सब सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। वहां पे आपको उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में लिखना पड़ता है कि एसडीए में कैसा ग्रोथ करता है। लेकिन मैं यहाँ पर सभी जितने भी फंगाई इंपॉर्टेंट हैं सबको, सबके एसडीए ग्रोथ को यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हम बात करते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में। आपको पता होगा, जैसे आपने सुना होगा नाम ब्लैक पियाड्रा, व्हाइट पियाड्रा, ये सब क्या है? सुपरफिशियल माइकोसिस के अंदर आते हैं। तो सुपरफिशियल माइकोसिस जनरली क्या इन्वॉल्व करता है? सुपरफिशियल है, जनरली स्किन को इन्वॉल्व करता है। यहाँ का जो सैंपल कलेक्शन है वो क्या होगा? वो स्किन से ही होगा। हम लोग स्क्रबिंग करके स्केल्स को निकालते हैं, उसमें हम लोग एसडीओ को ऐड करते हैं और ओलिव को यूज करते हैं। ओलिव क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये फंगाई लिपोफिलिक होती है। तो उसको हम लोग जब ऐड करेंगे, सुपरफिशियल माइकोसिस के एग्जाम्पल में बात करें यहाँ पर, तो वहां पे आपको फ्राइड एग अपीयरेंस दिखेगा। फ्राइड एग कॉलोनी बन के दिखती है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्केल्स को लिया हमने, एसडीओ को लिया और ओलिव को लिया, तो फ्राइड एग कॉलोनी बनी। अब याद भी ऐसे कर सकते हैं कि आपको फ्राई करना है एग को, तो क्या जरूरत पड़ेगी? ऑयल की। तो ओलिव लेते हैं इसलिए, और स्केल्स प्लस एसडीए का ओलिव मिलाने से हमारा एग फ्राइड हो जाएगा, तो फ्राइड एग कॉलोनी दिखाई देगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्राइड एग कॉलोनी कैसी दिखती है। अब कॉलोनी नहीं, फ्राइड एग कैसा दिखता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए कॉलोनी के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा फ्राइड एग कॉलोनी का अपीयरेंस आ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस में फ्राइड एग कॉलोनीज दिखती हैं। मेनली है क्या? ये एसडीए का कल्चर है। एसडीए में हम लोग स्केल्स को मिला रहे हैं और ओलिव को मिला रहे हैं। सो देखते हैं अगला। तो सुपरफिशियल माइकोसिस के बाद डीप माइकोसिस के बारे में बात करते हैं। डीप माइकोसिस मतलब सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछे आपसे डीप माइकोसिस का एग्जांपल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूछे, तो आप क्या बोलेंगे? डेफिनेटली आप बोलेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस। डेफिनेटली आप बोलेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो कि कॉज करता है, कौन सी फंगाई कॉज करती है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज कॉज्ड बाय द हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। देखिए मैंने बोला ना एसडीए को ग्रोथ करते हैं, एसडीए में इसको ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन हर फंगाई को अलग अलग ग्रोथ करना है, तो कुछ न कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते जाते हैं, जिससे कि एक नया स्पेसिफिक चीजें वहां पे दिखाई दे। तो एसडीए के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं? वहां पे हम लोग ऐड करते हैं एक्टीडियोन। एसडीए के साथ हम लोग एक्टीडियोन को ऐड करते हैं।
उसका जो बेस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डीप माइकोसिस का हिस्टोप्लाज्मोसिस के केस में। तो एसडीए ले रहे हैं, एक्टिडियन ले रहे हैं और हिस्टोप्लाज्मोसिस का मतलब हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम का सैंपल लेंगे। यहाँ पे दिखेगा क्या, सिंपली यहाँ पे ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कोई कॉटन रखा हुआ है, मतलब व्हाइट कॉटनी माइसेलियम ग्रोथ यहाँ पर होता है। कैसा होता है, व्हाइट कॉटनी माइसेलियम ग्रोथ यहाँ पर होता है। आप इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस ट्यूब में भी, और यहाँ पे जो कल्चर है यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कैसा, व्हाइट कॉटनी माइसेलियम ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ट्यूबरक्यूलेट स्पोर, ये क्या होता है उसको समझते हैं। ट्यूबरक्यूलेट स्पोर क्या होता है, इसको हम लोग ट्यूबरक्यूलेट स्पोर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे दो तरह के कोनेडिया होते हैं, एक होता है माइक्रोकोनेडिया, एक होता है मैक्रोकोनेडिया। तो मैक्रोकोनेडिया में जब ट्यूबरक्यूलेट लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ करता है उसे बोलते हैं ट्यूबरक्यूलेट स्पोर। तो यह उसमें दिखाई देता है। हालांकि देखिए अभी हम लोग इसमें जो देखे व्हाइट कॉटनी माइसेलियम ग्रोथ, ये हम लोग सिंपली अपने आई से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्यूबरक्यूलेट स्पोर दिखना है तो इसलिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। सो हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के यूज से देख सकते हैं। आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो कुछ इस तरह से ट्यूबरक्यूलेट स्पोर यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं, देखिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डीप माइकोसिस के केस में हिस्टोप्लाज्मोसिस का एग्जांपल में लिया, जिसमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम का यूज किया, एसडीए के साथ एक्टिडियोन को भी यूज किया, जिससे कि बना क्या, व्हाइट कॉटनी माइसेलियम ग्रोथ। और सुपरफिशियल माइकोसिस में हमने क्या यूज किया था, स्केल्स प्लस एसडीए प्लस ओलिव, बना क्या था, फ्राइड एग कॉलोनीज। एल्बिकेंस के बारे में, कैनिडा एल्बिकेंस एसडीए आकार में किस तरह से ग्रोथ करता है। देखिए कैनिडा एल्बिकेंस शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं आई बटन पर लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां पे आपको पूरा कैनिडा एल्बिकेंस पे लेक्चर मिल जाएगा उसका। यहाँ पे देख लीजिए कि एसडीए में कैसा ग्रोथ करता है। तो सिंपल सा है, जब कल्चर हम लोग प्रिपेयर करते हैं एसडीए में कैनिडा एल्बिकेंस का, तो वहां पे क्रीमी पेस्ट्री कॉलोनीज बनती है, जिसका अपीयरेंस होता है टूथपेस्ट लाइक। क्रीमी पेस्ट्री कॉलोनीज लुक लाइक द टूथपेस्ट, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो कैनिडा एल्बिकेंस कैसा होता है, क्रीमी पेस्ट्री कॉलोनी लुक लाइक द टूथपेस्ट, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस का। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस का जब हम लोग एसडीए करते हैं, एसडीए में उसका कल्चर प्रिपेयर करते हैं, तो यह म्यूकॉइड स्मूथ कॉलोनी अपीयर देता है। कैनिडा एल्बिकेंस कैसा दे रहा था, कैनिडा एल्बिकेंस क्रीमी पेस्ट्री कॉलोनी दे रहा था, लेकिन जो हमारा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है वह म्यूकॉइड स्मूथ कॉलोनी देता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे राइट साइड पे, क्या ये म्यूकॉइड स्मूथ कॉलोनी है। सो ये हुआ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के बारे में। फिर बात करते हैं कॉर्न मिल अगार या राइस स्टार्च अगार। यह ऐसा अगार है जिसके पास कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, मतलब ये न्यूट्रिशनली डिफिशियंट अगार है, मीडिया है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कैनिडा एल्बिकेंस का हम लोग ग्रोथ करवाते हैं, मतलब ये नया अगार है, एसडीए खत्म हो गया, अब कॉर्न मिल अगार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैनिडा एल्बिकेंस के बारे में। ये एसडीए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैनिडा एल्बिकेंस के केस में ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग कैनिडा एल्बिकेंस को ही देख रहे हैं यहाँ पर। जो तब हम अगर हम लोग कैनिडा एल्बिकेंस को कॉर्न मिल अगार में ग्रोथ करवाते हैं तो होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो कॉर्न मिल अगार है वो न्यूट्रिशनली डिफिशियंट है। अगर न्यूट्रिशनली डिफिशियंट है तो मतलब जो इसमें है हमारा कैनिडा एल्बिकेंस वह ठीक से ग्रोथ नहीं करेगा। तो यह एडाप्ट करता है, कैनिडा एल्बिकेंस अपने आप को एडाप्ट करता है जब न्यूट्रिशनल प्रेजेंट ना हो। वह क्या करता है, वह अपने बॉडी को या अपने बॉडी से एसेक्सुअल स्पोर को प्रोड्यूस करता है सरवाइव करने के लिए। तो कैनिडा एल्बिकेंस को जब हम लोग डालते हैं कॉर्न मिल अगार में, जो कि एक न्यूट्रिशनली डिफिशियंट मीडिया है, तो वह प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल स्पोर को अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और उस एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग बोलते हैं क्लोमाइडोस्पोर। क्या बोलते हैं, क्लोमाइडोस्पोर सिंपली है। तो कैनिडा एल्बिकेंस ग्रोथ किया कहाँ पर, कॉर्न मिल अगार में, वह सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने बनाया एसेक्सुअल स्पोर जो कि क्लोमाइडोस्पोर है। फिर हम बात करते हैं, देखिए पहले तो दिखता कैसा है कॉर्न मिल अगार, तो सिंपली इस तरह से दिखाई देता है ना। अब इसके बाद हम लोग इसमें जब इसको हम ग्रोथ करवाते हैं किसका, कैनिडा एल्बिकेंस का, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ग्राफिकल है, रियल डायग्राम्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो एसेक्सुअल स्पोर बन गया। अब रियल में कैसे दिखता है उसको देखते हैं। तो रियल में यह कुछ इस तरह से दिखता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट, ये सेक्सुअल स्पोर यहाँ पर बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या हुआ, कॉर्न मिल अगार में कैंडिडा एल्बिकेंस के ग्रोथ के बारे में। अब पढ़ते हैं ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार या ब्लड अगार। ब्लड अगार तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं बैक्टीरिया वाले कल्चर में, तो वहां पे आप देख लीजिएगा उसको, बस यहाँ पे थोड़ा सा लिंक कर लीजिए कि
इसका एग्जाम्पल्स क्या है और ये होता क्या है। देखिए इनरिच्ड मीडिया है, आपको पता है इनरिच्ड मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया है। इनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, लिक्विड मीडिया होता है। तो यह क्या है, इनरिच्ड मीडिया की न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, मतलब यूज फॉर द ग्रोइंग फेस्टिडियस फंगाई। लाइक एग्जाम्पल जरूरी है, क्रिप्टोकोकस और हिस्टोप्लाज्मा। देखिए अभी हम लोग पिछला वीडियो में देखे, मतलब पिछले स्लाइड में देखे हिस्टोप्लाज्मा के बारे में, तो वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, वहां पे हम लोग एसडीए में उसको ग्रोथ करवा रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार में यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। समझते हैं कल्चर कंडीशन के बारे में। फंगाई को किसी भी कल्चर मीडिया में ग्रोथ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन की जरूरत होती है। जैसे कि टेम्परेचर की बात करें हम लोग, उसका इंक्लूशन टाइम कितने टाइम तक उसको ग्रोथ करवाना है, या क्या डिफरेंट डिफरेंट हमें प्रोस्पेक्टस चाहिए, उसको हम लोग अलग अलग समझते हैं कल्चर कंडीशन होता क्या है। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। अलग अलग फंगाई अलग अलग टेम्परेचर पे ग्रोथ करती हैं। फिर बात करेंगे हम लोग बीओडी इंक्यूबेटर्स के बारे में, फिर इंक्यूबेशन टाइम के बारे में, और कई जगह हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी में कुछ फंगाई होते हैं जो डाइमॉर्फिक फंगाई होते हैं। देखिए जनरली जो फंगाई होते हैं वह 25 से मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक आराम से ग्रोथ करते हैं। लेकिन कुछ फंगाई जो डाइमॉर्फिक होते हैं वह टेम्परेचर के चेंज होने के आधार पे अपने बॉडी को, अपने जो उसका क्लास फंगाई का शेप है उसको वो लोग चेंज करते हैं। उसके बारे में समझते हैं। तो डाइमॉर्फिक फंगी अगर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो मोल्ड मतलब हाइफी उसमें दिखाई देता है। अगर यही फंगी हमारा डाइमॉर्फिक फंगी ही अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे है तो वहां पे यीस्ट मतलब सर्कुलर अपीयरेंस उसका दिखाई देता है। ये हुआ टेम्परेचर के बिहार पर क्या वेरिएशन आता है। फिर समझते हैं बीओडी। तो आपको डेफिनेटली बीओडी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यही है बीओडी इंक्यूबेटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर। जो क्या है, कैपेबल है किसके, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर जो है वह टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कैपेबल होता है, जो कि डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी में इसका हम लोग यूज करते हैं। मतलब जब मैं किसी भी चीज को, जैसे हम लोग कोई कल्चर बनाया उसको हम लोग में क्या करना है, कुछ दिन तक इंक्यूबेट करके रखना है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसलिए हम लोग बीओटी इंक्यूबेटर का यूज करते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब अगर आपको समझना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, किस प्रिंसिपल पे यह टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि आप सोचा होगा बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नाम का चीज है, वो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बीओडी इंक्यूबेटर जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसको हम लोग डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो जनरली जो फंगाई है वह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ करती है। लेकिन जो डायमॉर्फिक फंगी है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे मोल्ड जैसा अपीयरेंस देता है और 37 डिग्री सेल्सियस पे यीस्ट जैसा अपीयरेंस देता है। युवा अब बात करते हैं इंक्यूबेशन टाइम का। देखिए आपको बीओडी इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट तो करना है, कितने टाइम तक करना है डेफिनेटली ये हर फंगाई के लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा बात करें जनरल फॉर्म में तो 2 to 3 वीक तक इसको करना पड़ता है। तो कल्चर प्लेट शुड बी इंक्यूबेटेड फॉर द 2 to 3 वीक। सो इसके बाद देखिए होता है एंटीबायोटिक्स का। जो टाइम है उसको मेंटेन करके चलना है, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करना है, जहाँ पे कम जरूरत है यहाँ पे देखिए कोई ज्यादा विशेष एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स की बात करें, देखिए एंटीबायोटिक मतलब क्या, जो बैक्टीरिया को मारेगा, डेफिनेटली मारे या तो रोके उसके ग्रोथ को। तो हमें, हम लोग फंगाई को कल्चर कर रहे हैं, बैक्टीरिया की क्या जरूरत है। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है किसी फंगाई के ग्रोथ में, कल्चर में बैक्टीरिया डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स को उस कल्चर में ऐड करते हैं। Many antibiotic can be added to culture media to inhibit the bacterial growth. Simply अब नाम की बात करें कौन कौन से एंटीबायोटिक है जो यूज किया जाता है, तो साइक्लोहेक्सिमाइड, फिर क्लोरोमफेनिकॉल, फिर जेंटामाइसिन। स्पेलिंग एरर है, चेक कर लीजिएगा उसको। तो ये एंटीबायोटिक हुई जो कि यूज होती है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए फंगाई के कल्चर में। सो आई होप आपको यह क्लियर हो गया अभी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कि है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।